हेलो फ्रेंड्स। तो अपने आज के इस वीडियो में हम लर्न करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स को थ्रू द इजी ट्रिक्स एंड टिप्स। तो हम सभी लोग जानते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 22 पार्ट्स हैं और 12 शेड्यूल्स हैं। तो इन सारे पार्ट्स को आज हम लर्न करेंगे थ्रू द इजी ट्रिक्स, क्योंकि ये सारे पार्ट्स को तो हमें पता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 22 पार्ट्स हैं, लेकिन कौन से पार्ट में कौन कौन से प्रोविजंस को कवर किया जाता है ये ऑब्वियसली हमें डे टू डे लाइफ में रिमेंबर नहीं रहता है, और ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली थ्रू फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एग्जाम्स में चाहे वो एज अ पॉलिटी हो या एज अ कॉन्स्टिट्यूशन सब्जेक्ट हो, हमसे कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं फ्रॉम द पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से पार्ट्स हैं, यानी कि कौन से पार्ट में किन किन प्रोविजंस को कवर किया गया है, इसको बहुत ही इजी ट्रिक से हम समझेंगे। तो वो ट्रिक कोई किसी तरह का कोई जंबल वर्ड या फिर कुछ शॉर्ट ट्रिक टाइप नहीं है कि आप कुछ एक स्पेलिंग को याद कर लीजिए और उसके थ्रू आप सारे पार्ट्स को लर्न कर लीजिए। बहुत ही सिंपल है। आप कॉन्स्टिट्यूशन को सबसे पहले उसके स्ट्रक्चर को समझिए, और उसके स्ट्रक्चर को अगर आप समझ लेते हैं, नॉट ओनली कॉन्स्टिट्यूशन, किसी भी लॉ को समझने के लिए जरूरी है कि अगर आप उसका स्ट्रक्चर समझ लेते हैं तो पूरा लॉ आपके समझ में अच्छे से आ जाता है। तो सबसे पहले हम पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के स्ट्रक्चर को समझेंगे, क्योंकि लॉ इज ऑल्सो अ लॉजिक। तो क्या लॉजिक है इन सभी 22 पार्ट्स में, कैसे इनको स्ट्रक्चर किया गया है, हम इस लॉजिक को समझेंगे। और उस लॉजिक को समझने के लिए हमें किसी शॉर्ट ट्रिक की जरूरत नहीं है। बहुत ही सिंपली, पेशेंसली आप क्या कीजिए, एक कॉन्स्टिट्यूशन मेकर की तरह सोचना शुरू कीजिए, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने कैसे इसको फ्रेम किया, उनका क्या उस समय इंटेंशन था, कैसे उन्होंने सोचा, ये सोचना हमारे लिए, ये समझना हमारे लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम उस सोच को अगर हम पकड़ लेते हैं तो ऑब्वियसली सारे पार्ट्स और पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक्स हमें अच्छे से समझ में आ जाता है। तो आप सोचिए कि आप खुद एक कॉन्स्टिट्यूशन मेकर हैं, यानी कि आपके ऊपर जिम्मेदारी है एक कॉन्स्टिट्यूशन को डिजाइन करने की। तो आप कैसे करेंगे ये काम? ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशन किसके लिए आप डिजाइन करेंगे? किसी कंट्री के लिए करेंगे, यानी कि सबसे पहला पार्ट यहीं पर कवर हो जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन किसके लिए डिजाइन किया जाएगा? एक पर्टिकुलर कंट्री के लिए। कंट्री का मतलब एक टेरिटरी के लिए। तो पार्ट 1 टॉक्स अबाउट यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई कहां पर होगा? एक पर्टिकुलर टेरिटरी में होगा। तो ऑब्वियसली सबसे पहला पार्ट टॉक्स अबाउट यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। उसके बाद अब एक टेरिटरी में तो कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई होगा, ऑब्वियस है। क्या उस टेरिटरी में वहां पर जितनी नदियां हैं, पहाड़ हैं, पेड़ हैं, जंगल हैं, जीव जंतु हैं, क्या उनके लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा? उनके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई होगा? ऑब्वियसली नहीं होगा। किसके लिए होगा? सिटीजन्स के लिए। तो सेकंड पार्ट टॉक्स अबाउट सिटीजनशिप। सेकंड पार्ट में कवर किया गया सिटीजनशिप को। कॉन्स्टिट्यूशन किसके कहां अप्लाई होगा? एक टेरिटरी में, एक स्टेट में, और उस स्टेट में किसके ऊपर? सिटीजन्स के ऊपर, यानी कि कौन कौन से वहां के सिटीजन्स होंगे। तो वो प्रोविजन को कवर किया गया सेकंड पार्ट में, सिटीजनशिप। अब सिटीजन्स किसको कहा जाएगा? क्या किसी देश में रहने वाले सभी लोग, सभी ह्यूमन बीइंग उस देश के सिटीजन्स भी कंपल्सरीली होते हैं? ऑब्वियसली नहीं होते हैं। हम अगर यूएसए चले जाते हैं तो क्या हम वहां के बाय डिफॉल्ट सिटीजन बन जाते हैं? ऑब्वियसली नहीं बनते। हम जिस कैपेसिटी में गए हैं, एज अ स्टूडेंट गए हैं, तो एज अ स्टूडेंट कुछ पर्टिकुलर हमें राइट्स दिए जाएंगे। एज अ टूरिस्ट गए हैं तो एज अ टूरिस्ट हमें कुछ पर्टिकुलर, कुछ लिमिटेड राइट्स हमें वहां दिए जाएंगे। हम वहां के सिटीजन्स नहीं बनेंगे। यानी कि सिटीजन्स कौन होंगे उस देश के, किसी भी देश के? इंडिया के सिटीजन्स हम किनको मानेंगे? जिनके पास होंगे कुछ राइट्स, सभी राइट्स नहीं, कुछ राइट्स जो कि बहुत ही बेसिक है, जिनको हम कहते हैं फंडामेंटल राइट्स। यानी कि जिनके पास होंगे फंडामेंटल राइट्स, हम उन्हीं को कहेंगे सिटीजन, या जो सिटीजन्स होंगे उन्हीं के लिए होंगे फंडामेंटल राइट्स। तो थर्ड पार्ट टॉक्स अबाउट फंडामेंटल राइट्स, क्योंकि सिटीजन्स के लिए होंगे फंडामेंटल राइट्स, या जिनके पास फंडामेंटल राइट्स होंगे ऑब्वियसली उन्हीं को हम मानेंगे उस देश का सिटीजन। फंडामेंटल राइट्स। अब क्या फंडामेंटल राइट्स दे देने भर से उन सिटीजन्स का भला हो जाएगा? क्या वो देश एक डेवलप्ड कंट्री या एक अच्छा देश माना जाएगा? ऑब्वियसली नहीं माना जाएगा, क्योंकि सिटीजन्स को फंडामेंटल राइट्स के अलावा क्या चाहिए? डेवलपमेंट चाहिए। डे टू डे लाइफ के लिए उनको कुछ डेवलपमेंट चाहिए। उनको अच्छी सड़कें भी चाहिए, उनको टाइम पर इलेक्ट्रिसिटी भी चाहिए, पानी भी चाहिए, अच्छे स्कूल्स भी चाहिए, हॉस्पिटल्स चाहिए, सभी कुछ चाहिए, एम्प्लॉयमेंट चाहिए। तो वो सब कैसे मिलेगा? कौन देगा? वो देगा स्टेट। और कैसे देगा? ऑब्वियसली कोई एक दिन का काम नहीं है, इसके लिए चाहिए होगी लॉन्ग टर्म पॉलिसीज।
तो पूरी पॉलिसीज को तो कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं किया जा सकता है। तो इसके लिए क्या है, कुछ प्रिंसिपल्स को यहां पर डिफाइन किया गया। इसके लिए चाहिए कुछ प्रिंसिपल्स, यानी कि कोई भी पॉलिसी बनेगी तो उसका लेवल क्या होगा, उसका बेस क्या होगा, क्या क्या चीजें उसमें कवर होनी चाहिए। तो वो है कुछ सर्टेन टाइप्स ऑफ प्रिंसिपल। तो यानी कि नेक्स्ट पार्ट टॉक्स अबाउट, फोर्थ पार्ट, कुछ प्रिंसिपल्स के बारे में, यानी कि वो होंगे बेसिक प्रिंसिपल्स जो डायरेक्ट करेंगे पूरी पॉलिसी को, यानी कि पूरी पॉलिसी का सेंटर ऑफ फोकस वो होंगे। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको शॉर्ट में हम कहते हैं डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी। क्यों, पॉलिसी कौन बनाएगा, स्टेट बनाएगा, तो उसके क्या क्या डायरेक्टिव्स होंगे, यानी कि कौन कौन से पैरामीटर्स होंगे, वो सारे प्रिंसिपल्स को कवर किया गया इस पार्ट में। तो ये है फोर्थ पार्ट। एक टेरिटरी में कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई होगा, किसके ऊपर होगा, सिटीजन्स पर। सिटीजन्स कौन होंगे, जिनके पास होंगे फंडामेंटल राइट्स। सिटीजन्स को चाहिए डेवलपमेंट, तो वो कौन करेगा, स्टेट। कैसे करेगा, थ्रू द पॉलिसी। तो उस पॉलिसी के कौन कौन से बेसिक डायरेक्टिव्स होंगे, यानी कि कौन कौन से बेसिक प्रिंसिपल्स होंगे, वो है फोर्थ पार्ट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी। ठीक है, लेकिन इसके बाद अब एक चीज और, गवर्नमेंट का काम है कि उसने अच्छी सड़कें बना दी, हॉस्पिटल्स बना दिए, स्कूल्स खोल दिए, तो क्या वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो पाएगा? क्या डेवलपमेंट गवर्नमेंट के करा देने भर से वो डेवलपमेंट लॉन्ग लास्टिंग होगा? क्या वो लॉन्ग टाइम सर्वाइव करेगा, सस्टेन करेगा? ऑब्वियसली नहीं करेगा, क्योंकि उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए चाहिए भागीदारी। भागीदारी किसकी, सिटीजन्स की, उस देश के नागरिकों की। तो यानी कि उनकी कुछ कर्तव्य भी होने चाहिए, उनकी कुछ ड्यूटीज भी होनी चाहिए। नहीं तो क्या होगा, सड़क बनी और 3 दिन के बाद वो टूट भी जाएगी। स्टेट क्या करेगा, एक बार बनवा के देगा, आप रोज रोज एक सड़क नहीं बना सकता। तो इसके लिए क्या चाहिए, कुछ जिम्मेदारी, कुछ लाइबिलिटीज, रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सिटीजन्स भी होनी चाहिए, यानी कि उनकी कुछ ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज होनी चाहिए, तभी वो डेवलपमेंट जो है वो सस्टेन करेगा। तो ये किसमें है, पार्ट 5 है। ऑब्वियसली पार्ट 5 नहीं है, ये है 4A, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के ही साथ इसको ऐड कर दिया गया ए पार्ट बना के, एज अ फंडामेंटल ड्यूटीज, कि भाई डेवलपमेंट हम आपको देंगे, लेकिन आपकी भी कुछ ड्यूटीज होंगी, उनको परफॉर्म आप करेंगे, तभी ये एक दोनों तरफ से, यानी कि दोनों हाथ से ताली बजेगी, तभी देश डेवलप होगा, तभी एक कंट्री डेवलप कर सकेगा। तो ये है फंडामेंटल ड्यूटीज। अब इसको 4A पार्ट में क्यों रखा गया, क्योंकि इसको लेटर ऑन ऐड किया गया, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन को डिजाइन करते टाइम फंडामेंटल ड्यूटीज जैसा कोई कॉन्सेप्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। इसको 1976 में थ्रू द 42nd अमेंडमेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था। 42nd अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हम जानते हैं कि इसको एज अ मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी हम याद रखते हैं। तो 42nd अमेंडमेंट में फंडामेंटल ड्यूटीज के चैप्टर को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था एज अ पार्ट। तो इसलिए इसको नाम दिया, इसको ऐड किया गया एज अ 4A। और यही सबसे एक इंटरेस्टिंग बात है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमको राइट्स देता है, ड्यूटीज बाद में बताता है। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के इंप्लीमेंट होने के बाद, एनफोर्समेंट में आने के 26 साल बाद कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें बताया कि हमारी कुछ ड्यूटीज भी है। और इसीलिए एक भारतीय नागरिक होने के नाते हमें अपने अधिकार तो पता होते हैं, उनके लिए हम बहुत जागरूक होते हैं, लेकिन अपने कर्तव्य यानी कि ड्यूटीज हमें नहीं पता होती, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन नहीं हमें 26 साल बाद बताया, हमारी आदत बना दी कि पहले राइट्स ले लो, ड्यूटीज आप परफॉर्म करो ना करो, ड्यूटीज आपको पता हो ना हो, राइट्स पता होने चाहिए। खैर, फिर वापस आते हैं। तो स्टेट का डेवलपमेंट कैसे होगा, एक पॉलिसी के थ्रू। कौन करेगा, ऑब्वियसली एक स्टेट करेगा। अब स्टेट, इंडिया जैसे एक बड़े कंट्री में एक ही राजा बैठ के, जैसे पहले राजशाही होती थी हमारे देश में, एक राजा एक दिल्ली में दरबार लगा के क्या पूरे देश का डेवलपमेंट कर सकता है? ऑब्वियसली नहीं कर सकता। तो इसके लिए हमें चाहिए मल्टीपल लेयर्स ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि अलग अलग लेवल पर अलग अलग लेयर ऑफ गवर्नमेंट चाहिए हमें। तो अब कौन कौन सी गवर्नमेंट, सबसे पहले पूरे देश के लिए एक डेवलपमेंट पॉलिसी चाहिए। कौन बनाएगा, यूनियन गवर्नमेंट। हम जानते हैं कि हमारे देश का जो स्ट्रक्चर है एक फेडरल स्ट्रक्चर है, तो जिसमें सबसे पहले आती है यूनियन गवर्नमेंट, यानी कि देश की सुरक्षा, विदेश नीति यानी कि फॉरेन पॉलिसी, पूरे देश की एक इकोनॉमी। कौन बनाएगा इसके लिए पॉलिसीज, एक यूनियन गवर्नमेंट बनाएगी। यूनियन गवर्नमेंट, अब उसके बाद जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि दिल्ली में बैठ के एक दरबार लगा के क्या तमिलनाडु के एक गांव के लिए
तमिलनाडु के कुछ हिस्सों के लिए पॉलिसी बना पाना, इंप्लीमेंट करवा पाना पॉसिबल है या प्रैक्टिकल है? ऑब्वियसली नहीं है। तो अब ये काम कौन करेगा? अलग अलग रीजन्स पर, यानी कि छोटे छोटे लेवल पर कौन करेगा? उसके लिए हमें चाहिए स्टेट गवर्नमेंट। जैसे मैंने पहले ही कहा कि मल्टीपल लेयर्स ऑफ गवर्नमेंट हमें चाहिए, और इसी के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर फेडरल स्ट्रक्चर रखा गया है। तो जिसमें सबसे पहले यूनियन गवर्नमेंट, जो कि बड़े इश्यूज को, पूरे नेशन वाइड इश्यूज जो है, नेशनल इंटरेस्ट के जो इश्यूज है, यानी कि पूरे देश में एक कॉमन करेंसी होनी चाहिए, ये काम करेगा यूनियन। विदेश नीति अच्छी होनी चाहिए, पूरी देश की सुरक्षा होनी चाहिए, ये काम कौन करेगा? यूनियन। अब लेकिन एक गांव के अंदर सड़कें कहां से बननी है, एक छोटे दो जिलों को कनेक्ट करते हुए सड़कें कौन बनाएगा, ये काम दे दिया गया स्टेट को। यानी कि स्टेट के अंदर जो इंटरनल अब सिक्योरिटी है, यानी कि कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर कौन मेंटेन करेगा? स्टेट करेगा। तो नेक्स्ट पार्ट आता है पार्ट 6, स्टेट्स। ये हो गई स्टेट गवर्नमेंट यानी कि यूनियन, फिर उसके बाद स्टेट। अब स्टेट जब 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स हुआ था, यानी कि 1947 से पहले जब कॉन्स्टिट्यूशन को डिजाइन करना शुरू किया गया था, तब उस टाइम दो तरह की कैटेगरी ऑफ स्टेट हमारे देश में थे। ये थे, एक था पार्ट बी स्टेट, पार्ट ए, और दूसरे टाइप के स्टेट थे पार्ट बी स्टेट। अभी पार्ट ए और पार्ट बी क्या है? तो 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ था, तो यानी कि जो हमें पावर कन्फर की गई थी थ्रू द ब्रिटिशर्स की गई थी, तो 1947 के टाइम जो भी स्टेट्स ब्रिटिश एम्पायर का डायरेक्ट पार्ट थे, यानी कि जो डायरेक्ट अंडर कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट थे, एक तो वो स्टेट्स थे। दूसरे स्टेट्स कई ऐसे थे, यानी कि काफी बड़ा रीजन हमारे देश में ऐसा भी था जो डायरेक्ट अंडर कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश एम्पायर नहीं आते थे। वो ब्रिटिश एम्पायर के कुछ पर्टिकुलर कंट्रोल में यानी कि आते थे, लेकिन कंप्लीट कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश एम्पायर उन स्टेट्स में नहीं था। जैसे कि हमने हैदराबाद की रियासतों के बारे में सुना है, मैसूर की रियासत के बारे में सुना है, जूनागढ़ की रियासत के बारे में सुना है, जिसके बारे में हम सरदार पटेल को याद करते हैं कि इन्होंने सारी रियासतों का एकीकरण किया था, यानी कि इन सबको हमारे देश में मिलाया था। खैर, लेकिन इसके अलावा भी काफी ऐसे स्टेट थे, काफी ऐसी रियासतें थी जो डायरेक्टली विदाउट एनी फोर्स, यानी कि विदाउट एनी टाइप ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, किसी प्रेशर के बजाय डायरेक्टली वो हमारे देश का पार्ट बन गई थी 1947 में। जूनागढ़ और ये सारी जो रियासतों की बात की, इनको तो फोर्सफुली हमारे कंट्री में मर्ज किया गया, लेकिन कुछ ऐसी रियासतें थी जो डायरेक्टली पार्ट बन गई, लेकिन उन्होंने कहा कि हमें कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस चाहिए। तो इसीलिए दो तरह के पार्ट ऑफ स्टेट वहां तब डिजाइन किए गए थे। एक पार्ट ए स्टेट जो ब्रिटिश एम्पायर का डायरेक्ट पार्ट थे, दूसरे जो ब्रिटिश एम्पायर का पार्ट नहीं थे लेकिन अब न्यू इंडिया का पार्ट बन रहे थे, तो उनको कहा गया पार्ट बी स्टेट, जिनको कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस दी गई थी। तो पार्ट 7 में रखा गया पार्ट बी स्टेट्स को। लेकिन क्या आज हम पार्ट बी स्टेट जैसा कुछ सुनते हैं? क्या हमें कुछ ऐसा पढ़ने को मिलता है कि पार्ट बी स्टेट एक सेकंड कैटेगरी ऑफ स्टेट्स भी है हमारे देश में? कुछ स्पेशल प्रोविजंस, कुछ टेम्परेरी प्रोविजंस J&K के लिए, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर के लिए किए गए थे अंडर आर्टिकल 370, लेकिन उसको भी 2019 में रिपील कर दिया गया। लेकिन खैर, उसके अलावा क्या हमने पार्ट बी स्टेट आज पढ़े कभी? क्या अपनी याददाश्त में हमने कभी सुना कि ये आंध्र प्रदेश है, ये पार्ट बी स्टेट है, और यूपी जो है वो पार्ट ए स्टेट है? ऑब्वियसली नहीं। क्यों? क्योंकि इन 1956 में इस पूरे पार्ट को, पार्ट बी स्टेट जैसे एक पूरे कॉन्सेप्ट को ही रिमूव कर दिया गया था कॉन्स्टिट्यूशन से, यानी कि इसको कर दिया गया था रिपील। तो इसलिए पार्ट बी स्टेट जैसा आप आज कोई भी कॉन्सेप्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, यानी कि इस पूरे 7th पार्ट को ही रिपील कर दिया गया, यानी कि इसको हटा दिया गया। तो अब इसकी बात ही करना बेकार है। खैर, अब उसके बाद अब स्टेट, एक तो यूनियन गवर्नमेंट हो गई, एक स्टेट गवर्नमेंट हो गई, और एक टाइप ऑफ स्टेट हमारे देश में और है जो डायरेक्टली अंडर कंट्रोल ऑफ यूनियन आता है, जिसको हम कहते हैं यूनियन टेरिटरीज। तो 8th पार्ट में है यूनियन टेरिटरीज, यूटीज, जैसे कि एनसीटी ऑफ दिल्ली। यूनियन टेरिटरीज, एक यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ यूटी। तो इस तरीके से ये 2 लेयर्स ऑफ गवर्नमेंट हम देख रहे हैं। एक स्टेट की, भले ही ये यूटी है यूनियन की, और एक स्टेट की, स्टेट में एक यूटी की गवर्नमेंट हो गई, तो ये करेगी डेवलपमेंट। तो फिर से हम रिवाइज करते हैं, कहां पर कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई होगा? टेरिटरी में। टेरिटरी में किसके ऊपर होगा? सिटीजन्स के ऊपर। सिटीजन्स कौन होंगे? जिनके पास होंगे फंडामेंटल राइट्स। अब सिटीजन्स को क्या चाहिए? डेवलपमेंट। उसके लिए चाहिए पॉलिसी जो स्टेट बनाएगा, यानी कि डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। और डेवलपमेंट को सस्टेन करने के लिए चाहिए कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज जो सिटीजन्स की होंगी। और अब ये पॉलिसी कौन कौन सी गवर्नमेंट बनाएंगी? सबसे पहले पूरे देश के लिए एक यूनियन गवर्नमेंट, यूनियन,
फिर उसके बाद कुछ पर्टिकुलर पार्ट्स के लिए स्टेट गवर्नमेंट यानी कि उस स्टेट की एक गवर्नमेंट, और अगर वो स्टेट अंडर कंट्रोल ऑफ है यूनियन तो यूनियन टेरिटरीज। ओके, इसके बाद अब स्टेट का काम है, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट है, जैसे कि अभी हमने बात की कि यूनियन गवर्नमेंट क्या करेगी, एक्सटर्नल सिक्योरिटी, करेंसी और जो फॉरेन पॉलिसी है इन सब पर काम करेगी, इन सब के लिए लॉज बनाएगी, पॉलिसीज बनाएगी यूनियन गवर्नमेंट। स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, छोटे छोटे डेवलपमेंट प्लान के लिए, ये कौन काम करेगा, स्टेट करेगा। अगर वो पार्ट यूनियन टेरिटरी का है तो यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट करेगी। लेकिन इसके अलावा अब डेली की हमारी छोटी छोटी जरूरतें होती हैं एज अ कॉमन सिटीजन। हमारे दरवाजे पर आज सफाई क्यों नहीं हुई, हमारी गली में सफाई क्यों नहीं हुई, हमारे घर में पीने का पानी हमें चाहिए, लाइट चाहिए हमें कि हमारी गली में जो है वो लाइट्स हो, स्ट्रीट लाइट्स लगी हो, वो प्रॉपर मेंटेन हो, पार्क्स मेंटेन हो, हर जगह की जरूरतें होती है। तो यानी कि ये लोकल लेवल गवर्नमेंट, तो इसके लिए हमारे इस कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन किया गया कि ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स होंगी जो ये छोटे छोटे काम करेंगी, यानी कि साफ सफाई से लेके और रोशनी की व्यवस्था और सिटीजन्स के लिए बहुत ही बेसिक नीड्स होंगी। आप उनके लिए सोच के देखिए कि यूपी जैसे बड़े स्टेट में एक गांव के अंदर कहाँ स्ट्रीट लाइट लगनी चाहिए, कहाँ नाली बनानी है, कहाँ तालाब बनाना है, या एक छोटी सी म्यूनिसिपैलिटी एरिया में कहाँ पर पार्क बनाना है, कहाँ पर प्रॉपर सफाई हो रही है डे टू डे या नहीं हो रही है। क्या यूपी जैसे बड़े स्टेट में सारी पॉलिसीज या इनका इंप्लीमेंटेशन केवल एक लखनऊ में बैठ के करवाया जा सकता है? लखनऊ से 400 किलोमीटर की रेडियस में, 300 किलोमीटर की रेडियस में काफी सारे छोटे छोटे गांव और टाउन एरिया पड़ते हैं। तो क्या लखनऊ में बैठकर एक गवर्नमेंट ये सारा कुछ संभाल सकती है? या किसी भी स्टेट में ऑब्वियसली नहीं कर सकती। तो इसके लिए क्या चाहिए कि छोटी छोटी सेल्फ गवर्नमेंट बना दी गई, जिनको कहा गया पंचायत। ठीक है, पंचायत को यह काम दे दिया गया कि गांव में कहां पर सफाई होनी है, कहां तालाब बनना है, कहां नाली बननी है, छोटे छोटे ये काम भाई लखनऊ की पूरी स्टेट गवर्नमेंट एक नहीं करेगी, या चाहे ये एक पटना की गवर्नमेंट नहीं करेगी, पटना में बैठ के पूरी स्टेट गवर्नमेंट नहीं करेगी। छोटी सी एक सेल्फ गवर्नमेंट यानी कि जिसको कहते हैं हम लोकल बॉडीज, एक लोकल बॉडी बना दी गई कि वो ये छोटे छोटे काम करती रहेगी, जिसमें सिटीजन्स का डायरेक्ट पार्टिसिपेशन होगा और वो इन छोटी छोटी जरूरतों का ध्यान रखेगी। तो यानी कि 9th पार्ट में आ गया पंचायत। अब पंचायत कहां के लिए होगा? पंचायत होगा ऑब्वियसली गांव के लिए। अब हमारा देश जो है वो पूरा इसका काफी बड़ा जो पार्ट है वो गांव में है, यानी कि बड़ी जनसंख्या जो गांव में रहती है। लेकिन उसके अलावा जनसंख्या का एक काफी मार्जिनल जो हिस्सा है, यानी कि काफी बड़ा फ्रैक्शन है, वो शहरों में भी रहता है या अर्ध शहरी क्षेत्रों में भी रहता है, जिनको हम कहते हैं टाउन एरियाज। तो अब उनके लिए अलग सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए, यानी कि लोकल बॉडी गवर्नमेंट उनके लिए अलग चाहिए। तो वो क्या है? गांव के छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करने के लिए, यानी कि गांव के छोटे छोटे जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज है, जैसे साफ सफाई से लेकर पीने का पानी उपलब्ध करवाना, ये सारा काम कौन देखेगा? वहां की पंचायत, यानी कि जो लोकल सेल्फ बॉडी गवर्नमेंट जो गांव में ग्रामीण क्षेत्र में होगी वो होगी पंचायत। पंचायत के बाद अब शहरी क्षेत्रों में ये काम कौन करेगा? शहरी क्षेत्रों में होगी म्यूनिसिपैलिटी, यानी कि बड़े बड़े जो शहर हैं जिनको हम देखते हैं वहां म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होते हैं। छोटी छोटे जो कस्बाई क्षेत्र हैं वहां नगर पालिका होती है, म्यूनिसिपैलिटी होती है। और उसके बाद एक बहुत ही छोटा एरिया होता है, उसको नगर पंचायत कहते हैं। तो ये अलग अलग हैं, वो सारा डिटेल में इस पार्ट में हमें पढ़ने को मिलेगा। तो खैर, तो 9th ए में आता है म्यूनिसिपैलिटी, यानी कि जो शहरी क्षेत्रों में विकास का काम है, छोटे छोटे विकास के जो काम है, साफ सफाई से लेके वहां पार्कों का डेवलपमेंट, वहां स्ट्रीट लाइट्स, ये सारा काम कौन करेगा? वहां की लोकल सेल्फ बॉडी गवर्नमेंट यानी कि म्यूनिसिपैलिटी। उसके बाद एक और लेयर आती है कि जहां पर कुछ सिटीजन्स आपस में कोऑपरेट करके, यानी कि आपस में कोऑपरेट करके छोटी छोटी बॉडीज बनाकर भी काम कर सकते हैं, जो एक देश के विकास में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। फॉर एग्जांपल, कि अब डेयरी उद्योग को कैसे आगे बढ़ाना है या फिर रेशम उद्योग को कैसे आगे बढ़ाना है, तो इसके लिए गवर्नमेंट ने पॉलिसी ना बनाकर वहां के छोटे छोटे सिटीजन्स के ग्रुप ने एक पॉलिसी बनाने का काम अपने हाथ में ले लिया कि ठीक है, डेयरी उद्योग को कैसे आगे बढ़ाना है। ये 15-20 लोगों की हमारी कमेटी मिलकर काम करेगी, गवर्नमेंट भी उनको थोड़ा बहुत योगदान देगी। तो वो हो गई कोऑपरेटिव बॉडीज, जहां कोऑपरेशन से काम होगा, कोऑपरेटिव बॉडीज। कोऑपरेटिव बॉडीज भी देश के ओवरऑल डेवलपमेंट में, स्पेशली जो रूरल एरियाज है यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में डेवलपमेंट में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो ये कोऑपरेटिव बॉडीज 9th बी में। तो यानी कि जो गवर्नमेंट का हमने स्ट्रक्चर देखा, सबसे पहले पूरे देश के लिए यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट्स के लिए स्टेट, और फिर उसके बाद में जो वहां के लोकल एरियाज में लोकल सेल्फ बॉडी गवर्नमेंट यानी कि गांव के अंदर पंचायत, शहरी क्षेत्रों में म्यूनिसिपैलिटी, और
अब जहां पर उन्हें गवर्नमेंट का जहां बहुत कम सहयोग चाहिए छोटे छोटे काम कराने के लिए, तो वहां पर जो एक ग्रुप ऑफ सिटीजन्स उभर के आया, यानी कि उसको कहा गया कोऑपरेटिव बॉडीज। तो 9th बी में बात की गई अबाउट कोऑपरेटिव बॉडीज। तो ये हमने देखे 3 लेयर्स ऑफ गवर्नमेंट जो पूरे देश में यानी कि एक बड़े लेवल से लेकर छोटे छोटे लेवल पर यानी कि गांव गली तक जो कवर करता है, वो 3 लेयर्स ऑफ गवर्नमेंट हमने देखी, यूनियन, स्टेट और उसके बाद में पंचायत। पंचायत में गांव की पंचायत और उसके बाद म्यूनिसिपैलिटी और कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो यहां तक कवर हो गया। अब उसके बाद देश का एक बहुत बड़ा एरिया ऐसा भी था जो बहुत ही ज्यादा पैथेटिक कंडीशन में था, आज भी है, जो बहुत ही ज्यादा पिछड़ा है, जहां के लोगों ने शायद आज भी मोबाइल फोन ना देखा हो। एंड्रॉयड फोन तो छोड़िए, जिन्होंने शायद सिंपल कीपैड फोन भी आज जहां पर एक बड़ी आबादी के पास नहीं है, शायद उन्होंने उसके बारे में सुना हो, लेकिन आज भी वो उसको यूज नहीं कर पा रहे आज की कंडीशन में भी। यानी कि आजादी के 75 साल बाद जब हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, आज की डेट में भी ऐसा बहुत बड़ा एरिया पूरे इंडिया में है जिसको हम कहते हैं शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया, यानी कि जिसको हम आदिवासी या जनजातीय क्षेत्र के नाम से जानते हैं। तो आज 75 साल बाद ये स्थिति है। सोचिए कि 1947 में जब देश आजाद हुआ था तब स्थिति कैसी रही होगी, यानी कि अब उनके भी डेवलपमेंट के लिए कुछ हमें अलग से प्रोसीजर्स चाहिए होंगे, कुछ अलग से प्रोविजंस चाहिए होंगे। ऑब्वियसली एक जो एक डेवलप्ड स्टेट है जैसे पंजाब है, गुजरात है, हरियाणा है, या एक लेस डेवलपमेंट भी है उसके कंपैरिजन में, सपोज कीजिए कि यूपी का स्टेट है, जो पॉलिसीज ये स्टेट इन स्टेट्स में इंप्लीमेंटेबल है यानी कि यह काम करेगी, क्या वो सेम पॉलिसी एक पूर्वोत्तर के राज्यों के जो ट्राइबल एरियाज है यानी कि जो जनजातीय क्षेत्र है, क्या वहां पर वो सेम पॉलिसी एप्लीकेबल हो सकती है? क्या उसका एक अच्छा रिजल्ट हमें देखने को मिल सकता है? ऑब्वियसली नहीं। तो वहां क्या हमें करना होगा, उनको अलग से कैटेगरी बना के वहां का एडमिनिस्ट्रेशन जो है, वहां की एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज जो है वो बिल्कुल सेपरेट रखनी होगी फ्रॉम रेस्ट ऑफ द एरियाज ऑफ दैट नेशन। तो इसके लिए पार्ट 10 में बात की गई अबाउट शेड्यूल एरियाज, शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज। तो शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज को यूनियन, स्टेट और ये पंचायत, इन तीनों से बिल्कुल अलग रखा गया क्योंकि उनके लिए कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट की जरूरत थी, आज भी है। तो सोचिए 75 साल पहले तो बहुत ज्यादा हाई लेवल की रिक्वायरमेंट रही होगी। तो शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज ये पार्ट 10 में हो गया। तो यहां तक हमने देख लिया कि पॉलिसी बनाने का काम कैसे होगा। पॉलिसी बनाने के लिए कौन करेगा? पूरे देश के लिए यूनियन गवर्नमेंट, उसके बाद स्टेट के लिए स्टेट गवर्नमेंट, और लोकल एरियाज के लिए लोकल सेल्फ बॉडीज यानी कि पंचायत, म्यूनिसिपैलिटीज, और सिटीजन्स के कॉर्पोरेशन के लिए कोऑपरेटिव बॉडीज, और शेड्यूल और ट्राइबल एरियाज के लिए यानी कि जनजातीय क्षेत्रों के लिए हो गया पार्ट 10 में शेड्यूल एरियाज। तो यानी कि हमने यहां तक अलग अलग लेयर्स ऑफ गवर्नमेंट को कवर कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद अब एक प्रॉब्लम यहां अराइज हो रही है, जब यहां मल्टीपल लेयर्स ऑफ गवर्नमेंट होंगी, ठीक है, ये कोऑपरेटिव बॉडीज हो, चाहे म्यूनिसिपैलिटीज हो, चाहे पंचायत हो, ये तो सब स्टेट के अंडर में आ गई, स्टेट इनको संभाल लेगा, कितना फंड इनको टाइमली देना है और उसके बाद में इन पर निगाह कैसे रखनी है, ये सब स्टेट काम कर लेगा, स्टेट के पास एक मशीनरी होगी। लेकिन अब प्रॉब्लम अराइज ये हो रही है कि स्टेट भी अपने आप में एक बड़ी बॉडी है, ये सारी तो छोटी छोटी बॉडीज है, स्टेट एक बड़ी बॉडी है, और यूनियन तो ऑब्वियसली इन सबके ऊपर है, वो भी एक बड़ी बॉडी है, और फेडरल स्ट्रक्चर है यानी कि दोनों के बीच में डिवाइडेशन ऑफ पावर है। कुछ एरियाज ऑफ जो है पॉलिसी मेकिंग के लिए यूनियन को दिए गए, उसके बाद में कुछ स्टेट को दे दिए गए, या नहीं दिए गए तो कौन से लेवल पर स्टेट काम करेगा, कहां पर यूनियन काम करेगा, ये एक बड़ी प्रॉब्लम अराइज होती है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है कि हमें ये भी डिफाइन करना होगा कि यूनियन और स्टेट के बीच में कैसे रिलेशंस रहेंगे, यानी कि कैसे ये दोनों लोग को एग्जिस्ट करेंगे एक ही टाइम में, और कैसे ये लोग डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे। यानी कि कौन सा पार्ट यूनियन के अंडर में आएगा कि जहां यूनियन लॉ मेकिंग का काम करेगा, और कौन सा पार्ट स्टेट के अंडर में आएगा कि जिसके लिए स्टेट लॉज बनाएगा। तो यानी कि नेक्स्ट पार्ट जो है, इंपॉर्टेंट पार्ट है, रिलेशंस बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। अब यूनियन और स्टेट, ये जो 2 लेयर्स ऑफ गवर्नमेंट हैं, इनके बीच में कैसे रिलेशंस होंगे, यानी कि ये कैसे को एग्जिस्ट करेंगे और कैसे ये अपने अपने सेक्टर्स में काम करेंगे, तो इसको डिफाइन करना बहुत जरूरी था। तो इसके लिए पार्ट 11 में डिफाइन किया गया उन्हीं रिलेशंस को, यानी कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स यूनियन के अंडर में आएंगे और कौन कौन से स्टेट के अंडर में आएंगे। तो यहां तक ठीक है। पॉलिसी मेकिंग के लिए यूनियन और स्टेट के बीच में कैसे रिलेशन होंगे, ये पार्ट 11 में कवर किया गया, रिलेशंस बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। अब इसके बाद
ठीक है, दोनों के बीच में सब्जेक्ट्स का भी डिवाइडेशन हो गया, लेकिन अब एक मेजर क्वेश्चन है कि पूरा देश चलेगा कैसे। देश को चलाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? लॉज के अलावा, लॉज तो चाहिए ही, लेकिन लॉज क्या केवल लॉज से देश चल जाएगा? ऑब्वियसली नहीं चलेगा। उसके लिए क्या चाहिए? फाइनेंस, यानी कि इनकम, प्रॉपर्टी, ये चाहिए। इसके बिना कैसे कोई देश सरवाइव कर सकता है? कैसे कोई देश रन करेगा? उसके बिना कोई भी पॉलिसी बिल्कुल वेस्टेज है। क्या कोई पॉलिसी विदाउट फाइनेंस, विदाउट प्रॉपर बजट चल सकती है? ऑब्वियसली नहीं चल सकती। तो नेक्स्ट पार्ट है फाइनेंस एंड प्रॉपर्टी। कॉन्स्टिट्यूशन किसके लिए बन रहा है? कहां अप्लाई होगा? एक टेरिटरी में। टेरिटरी में किसके ऊपर होगा? सिटीजन्स के ऊपर होगा। सिटीजन्स कौन होंगे? जिनके पास फंडामेंटल राइट होंगे, और उनको क्या चाहिए? डेवलपमेंट। उसके लिए पॉलिसीज चाहिए। कौन बनाएगा? स्टेट, यानी कि डीपीएसपी पार्ट 4। अब उस डेवलपमेंट को सस्टेन करने के लिए क्या चाहिए? सिटीजन्स की एक भागीदारी, यानी कि उनकी भी लायबिलिटीज, ड्यूटीज। तो 4th ए में वो फंडामेंटल ड्यूटीज। अब वो स्टेट्स की अलग अलग लेयर्स होंगी, यानी कि अलग अलग गवर्नमेंट, जिसमें सबसे पहले आएगा यूनियन गवर्नमेंट, फिर उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरीज, उसके बाद में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, यानी कि पंचायत, म्यूनिसिपैलिटीज, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, और उसके बाद में कुछ एरिया जो बहुत ही ज्यादा पिछड़ा है, जो बहुत ही पैथेटिक कंडीशन में है, तो शेड्यूल एरियाज का एडमिनिस्ट्रेशन वो अलग कर दिया। उसके बाद अब यूनियन और स्टेट के बीच में रिलेशंस, यानी कि कौन कौन से सब्जेक्ट पर वो कैसे काम करेंगे, पार्ट 11। अब देश को चलाने के लिए या एक प्रदेश को चलाने के लिए चाहिए फाइनेंस एंड प्रॉपर्टी, पार्ट 12 में। अब फाइनेंस एंड प्रॉपर्टी तो चाहिए, लेकिन फाइनेंस आएगा कहां से? मेजर क्वेश्चन है। ऑब्वियसली कैसे आएगा? आपको पैसा चाहिए, आप पैसा कैसे लेकर आएंगे? कहां से आएगा? क्या सोच लेने से पैसा आ जाएगा, या कहीं पेड़ पर पैसा लगा हुआ है जो तोड़कर आप ला सकते हैं? ऑब्वियसली उसके लिए आपको क्या करना होगा? कुछ बिजनेस करेंगे तभी तो आप पैसा लेकर आएंगे। तो अब यहां पर क्या चाहिए? पैसा लाने के लिए, फाइनेंस एंड प्रॉपर्टीज गेन करने के लिए चाहिए ट्रेड एंड कॉमर्स, यानी कि कुछ कॉमर्शियल एक्टिविटीज रन होंगी देश में। जब व्यापार होगा, ट्रेड होगा, तभी तो वो पैसा आएगा। तो ट्रेड एंड कॉमर्स उस देश को चलाने के लिए, यानी कि ट्रेड एंड कॉमर्स, ट्रेड एंड कॉमर्स से ही आएगा फाइनेंस, और फाइनेंस जब होगा तभी गवर्नमेंट्स रन कर पाएंगी, तभी गवर्नमेंट्स सर्वाइव कर पाएंगी। उसके बाद अब ट्रेड एंड कॉमर्स हो गया, यहां तक ठीक है। लेकिन अब इतनी बड़ी मशीनरी होगी, सोच के देखिए कि एक देश जिसमें इतनी लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स हैं, यूनियन गवर्नमेंट हो गई, स्टेट गवर्नमेंट हो गई, उसके बाद में लोकल सेल्फ बॉडी गवर्नमेंट्स होंगी, यानी कि पंचायत, म्यूनिसिपैलिटी और कोऑपरेटिव बॉडीज, इतनी अलग अलग 3 लेयर्स ऑफ गवर्नमेंट जिस देश में एग्जिस्ट करेंगी। तो अब इन गवर्नमेंट का मतलब क्या है? क्या एक आदमी पूरी गवर्नमेंट कहलाएगा? ऑब्वियसली नहीं। इसके लिए क्या चाहिए? इसके लिए चाहिए ह्यूमन रिसोर्स, यानी कि कई सारे लोग, एक पूरा सिस्टम क्रिएट होगा इन 3 लेवल्स पर, यानी कि इसमें लगेंगे कई सारे लोग, कई सारे बहुत ही हाई लेवल पर, ह्यूज लेवल पर ह्यूमन रिसोर्सेज, यानी कि लोग चाहिए। वो लोग क्या करेंगे? सर्व करेंगे, सर्विसेज देंगे अपनी अपने बेस्ट स्किल्स के थ्रू अलग अलग लेवल्स पर गवर्नमेंट को। तो यानी कि अब हमें क्या चाहिए? एक बड़ी ब्यूरोक्रेसी, यानी कि सर्विसेज अंडर यूनियन एंड स्टेट। म्यूनिसिपल लेवल पर भी चाहिए, लेकिन वो ठीक है, वो स्टेट को दे दिया कि कौन सी म्यूनिसिपैलिटी में कौन सा ऑफिसर होगा या पंचायत में कौन होगा, वो स्टेट देख लेगा। मेजरली हमें कहां पर सर्विसमैन की जरूरत है? वो 2 लेवल पर चाहिए हमें, यूनियन में और स्टेट में। तो ये सर्विसेज आ गई, यानी कि एम्प्लॉयज होंगे, वही तो मिलकर एक सिस्टम रन करेंगे। एम्प्लॉयज यानी कि सर्विसेज, यूनियन एंड स्टेट, पार्ट 14 में। ये देखिए पूरा लॉजिकल है, कोई अभी कहीं इसको पढ़ नहीं रहे, सिंपली सोचते हुए चल रहे हैं आगे। अब सर्विसेज जहां होंगी, यानी कि मल्टीपल एम्प्लॉयज होंगे, तो अब उन एम्प्लॉयज के साथ छोटे छोटे डिस्प्यूट्स भी अराइज होंगे। कोई अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है तो गवर्नमेंट उसको निकालेगी भी, या कई बार ऐसा होगा कि कोई गवर्नमेंट में बैठा हुआ आदमी तानाशाही करके इनमें से किसी एम्प्लॉय को निकाल देता है। तो यानी कि छोटे छोटे इश्यूज भी राइज होंगे। तो अब उसके लिए वो कहां जाएंगे? कोर्ट जाएंगे। लेकिन कोर्ट में पहले से ही बहुत काम होगा। क्या वो अब ये भी डिस्प्यूट सॉल्व करेंगे वहां पर कि किस एम्प्लॉय की तनख्वाह टाइम से आई कि नहीं आई, कि किसने उसकी सैलरी जो है वो काटी तो क्यों काटी गई, उसको निकाला गया तो क्यों निकाला गया? अभी सारा काम सोच के देखिए कि एक छोटी सी कोर्ट अगर करेगी तो उसके पास तो पहले ही बहुत सारा वर्क है। तो यानी कि वो फ्लडेड विद द एक्स्ट्रा वर्क हो जाएगा। तो इसके लिए क्या चाहिए? और इसमें टाइम भी बहुत लगेगा, तो टाइम ज्यादा कंज्यूम ना हो तो ठीक है, अलग से उनके लिए एक छोटी सी कोर्ट बना दी गई, प्राधिकरण, ट्राइब्यूनल्स, जो एम्प्लॉयज से रिलेटेड छोटे छोटे जो इश्यूज अराइज होंगे उनको देखता रहेगा। तो ये इसी के साथ इसको ऐड किया गया बाद में, इसीलिए इसको नाम दे दिया गया 14A, क्योंकि अलग से ये कॉन्सेप्ट नहीं था, इसको बाद में ऐड किया गया। तो 14A, तो यहां तक हो गया
ट्राइब्यूनल। एम्प्लॉइज के छोटे छोटे डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए, रिजॉल्व करने के लिए हो गए ट्राइब्यूनल्स, यानी कि 14A। अब उसके बाद हम वापस आते हैं कि पॉलिसी बनाने के लिए हमें गवर्नमेंट चाहिए। 3 लेयर्स ऑफ गवर्नमेंट को हमने अभी देखा, यूनियन, स्टेट और उसके बाद पंचायत और म्युनिसिपल लेवल पर, 3 लेवल्स पर, यानी कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स। तो अभी इन तीनों में काम करने वाले कौन होंगे? एम्प्लॉइज होंगे। लेकिन अब इन तीनों लेवल पर पॉलिसीज बनाएगा कौन? क्या कोई एक आदमी बैठकर बनाएगा? ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि हमारा देश क्या है? ये है एक डेमोक्रेटिक कंट्री, जो कि हमारे प्रियम्बल में भी लिखा हुआ है। प्रियम्बल को हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन हमारा देश कैसा है? डेमोक्रेटिक कंट्री है। यानी कि इन तीनों ही लेवल पर हमें गवर्नमेंट कैसी चाहिए? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चाहिए। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का मतलब क्या है? जन भागीदारी वाली गवर्नमेंट, जिसमें पॉलिसी बनाने का काम कौन करेगा? ऑब्वियसली पब्लिक करेगी। पब्लिक कैसे करेगी? थ्रू द रिप्रेजेंटेटिव्स, यानी कि अब वहां पर जाएंगे जन प्रतिनिधि, इन तीनों ही लेवल पर, चाहे यूनियन गवर्नमेंट में हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट पर हो, और चाहे वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स में, यानी कि लोकल सेल्फ बॉडीज, पंचायत या म्यूनिसिपैलिटी में भी, या कोऑपरेटिव बॉडीज में भी। यहां कौन होंगे? जनप्रतिनिधि ही होंगे, यानी कि जनता के चुने हुए प्रतिनिधि होंगे, जो इन सभी लेवल्स पर पॉलिसी क्रिएशन का काम करेंगे। उनके इंप्लीमेंटेशन का और एनफोर्समेंट का काम कौन करेगा? वो एम्प्लॉइज करेंगे, उनको रिक्रूट कर लिया जाएगा। तो अब इसके लिए, यानी कि जनप्रतिनिधि, तो जनप्रतिनिधि कहां से आएंगे? उसके लिए कराना होगा इलेक्शन, क्योंकि वो डायरेक्ट नॉमिनेशन से या अपॉइंटमेंट से नहीं आ सकते। उसके लिए कराना होगा इलेक्शन, तभी होगी वो जन भागीदारी। यानी कि हर एक लेवल पर, पंचायत से लेके पार्लियामेंट तक, जो प्रतिनिधि जाएंगे उनको चुनकर कौन भेजेगा? पब्लिक भेजेगी। तो पब्लिक कैसे भेजेगी? थ्रू द इलेक्शन। तो 15th पार्ट टॉक्स अबाउट इलेक्शन। इलेक्शन कैसे होगा पूरे देश में? 15th में आ गया इलेक्शन। लेकिन अब इलेक्शन कराने में एक प्रॉब्लम आ रही थी उस टाइम। प्रॉब्लम ये थी, आज भी है, कि देश का, जैसे कि बात की गई डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, कि बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जहां पर डेवलपमेंट आज 75 साल बाद भी, जहां बिजली अभी नहीं पहुंची है, मोबाइल नेटवर्क आज नहीं पहुंचा है, सड़कें नहीं पहुंची है, तो वो शेड्यूल एरियाज एंड ट्राइबल एरियाज के नाम से जिसको अलग कर दिया गया, उनका एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल अलग कर दिया गया। उसी तरीके से एक बहुत बड़ा, एक हमारी डेमोग्राफी का एक हिस्सा है, यानी कि हमारी पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, जो आज भी वंचित है। और 75 साल पहले कैसा था, जो बताने की जरूरत नहीं, जो पीढ़ियों से वंचित ही चला आ रहा था। यानी कि उनको अब एक स्पेशल क्लास में अलग रखना बहुत ही जरूरी था, तभी आप उनको मेन स्ट्रीम ऑफ सोसाइटी में ला सकते थे। सिर्फ ये कह देना कि हम अपने देश में इलेक्शन करवाते हैं, यानी कि हमने जन भागीदारी सुनिश्चित कर ली, सभी लोगों को यहाँ पर राइट है, राइट टू कास्ट वोट थ्रू द यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी है, तो इस केवल इतना कह देने से उनका जो पार्टिसिपेशन है, पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट, वो सुरक्षित सुनिश्चित नहीं हो सकता था। तो इसके लिए अलग से एक सर्टेन क्लास ऐसे लोगों की तैयार की गई, और उनके लिए कुछ सर्टेन टाइप ऑफ पॉलिसीज अलग से बनानी थी। तो इसीलिए 16th पार्ट में आया स्पेशल कैटेगरी ऑफ पीपल। ऑब्वियसली एससी एंड एसटीज, उनके लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस बनाने के लिए 16 पार्ट एक अलग से बनाया गया, स्पेशल कैटेगरी ऑफ पीपल का, यानी कि स्पेशल कैटेगरी ऑफ सोसाइटी। तभी आप फ्री इलेक्शन के थ्रू इस वर्ग की भी एक भागीदारी, एक प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित कर पाएंगे इन तीनों ही लेवल ऑफ गवर्नमेंट में। अदरवाइज वो जहां था वहीं रह जाता। तो इसीलिए एक 16 पार्ट बनाया कि ठीक है, इलेक्शन करवाना भर डेमोक्रेसी को के लिए इलेक्शन एक इंपॉर्टेंट एक पार्ट है, लेकिन केवल इलेक्शन से ही डेमोक्रेसी सुनिश्चित हो जाएगी ऐसा नहीं है। जो नीचे है उसको ऊपर उठाने के लिए भी कुछ अलग से पॉलिसीज चाहिए होगी। 16 पार्ट में आ गया। अब उसके बाद इलेक्शन से तो जनप्रतिनिधि आ जाएंगे, वो पॉलिसी बनाएंगे, लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या देश के अंदर फिर आती है, वो ये कि हमारा देश एक डाइवर्स कंट्री है, यानी कि ये विविधताओं से भरा हुआ देश है, जहां भाषाई विविधताएं और क्षेत्रीय विविधताएं बहुत ज्यादा हैं। तो भाषाई विविधताओं में ऐसे में अब क्या होगा? तो अब पॉलिसी जो ड्राफ्ट होगी या जो भी कानून बनेंगे, वो कैसे बनेंगे, कौन सी भाषा में बनेंगे, ये एक बड़ा चैलेंज आया। तो इसीलिए इस चैलेंज को ओवरकम करने के लिए बनाया गया पार्ट 17, यानी कि लैंग्वेज। कि कुछ होंगी यहाँ पर रीजनल लैंग्वेज, कुछ होंगी जो पूरे नेशन वाइड जो अब एप्लीकेबल होंगी, और अलग अलग प्रदेशों में वहां की कुछ रीजनल लैंग्वेजेस भी होंगी, जहां उन रीजनल लैंग्वेजेस में काम होगा, यानी कि पॉलिसीज बनेंगी और पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन भी वहां की रीजनल लैंग्वेजेस में ही होगा। तभी वो एक सस्टेनेबल एक ग्रोथ मॉडल एक बन पाएगा, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो सभी सिटीजन्स को मिले, वो तभी हो सकता है जब उनकी लोकल लैंग्वेज में काम किया जाए। तभी वो अपनी बात को सरकार तक पहुंचा पाएंगे, और तभी सरकार अपनी पॉलिसीज को उन तक पहुंचा पाएगी। 17 पार्ट टॉक्स अबाउट लैंग्वेज। तो यहां तक कवर।
अब इसके बाद में यहां तक खत्म हो जाता है, ठीक है, लैंग्वेज भी डिसाइड हो गई, लेकिन अभी नहीं। इसके बाद एक और चीज आती है, अब आते हैं कुछ इमरजेंसी प्रोविजंस भी करने होंगे, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो अचानक आती हैं, जिनको पहले से आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। हमारी डे टू डे लाइफ में भी काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो प्रेडिक्टेबल है, जिनके लिए आप एक पॉलिसी बनाकर या एक पूरा एक अपने माइंड में एक फ्लो चार्ट बनाकर आप काम करते हैं कि आपको आज क्या करना है, कल क्या करना है, आगे कैसे इन्वेस्ट करेंगे, कैसे आप क्या करेंगे, अलग चीज है। लेकिन काफी सारी सिचुएशंस ऐसी अराइज होती हैं जो अचानक होती हैं, यानी कि उसके लिए भी आपको पहले से प्रिपेयर रहना चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन भी हमारा प्रिपेयर्ड था। 18th पार्ट में इट टॉक्स अबाउट इमरजेंसी प्रोविजंस। अब हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इमरजेंसी प्रोविजंस आर इन अ कॉन्स्टिट्यूशन, ये हम बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी आप समझ लीजिए कि इमरजेंसी सिचुएशन से निपटने के लिए यहां पर एक पार्ट बनाया जाता है, पार्ट 18, जिसको हम कहते हैं इमरजेंसी प्रोविजंस। तो यहां हो गए इमरजेंसी प्रोविजंस। अब उसके बाद कुछ पार्ट्स ऐसे हैं कि जिनको आप किसी इनमें से अभी तक फर्स्ट से लेके 18 तक के किसी पार्ट में आप उनको स्पेशली कैटेगराइज करके नहीं रख सकते। कुछ ऐसे भी प्रोविजंस होते हैं। ऑब्वियसली हम छोटा सा भी काम करते हैं तो काफी चीजें होती हैं कि जिनको आप प्लान करके एक पूरा अलग से एक उनका पार्ट बना लेते हैं कि हाँ आपको ये करना है, फिर ऐसे करना है आप पॉलिसीज को। लेकिन काफी सारी पॉलिसीज ऐसी होती हैं कि जो आप किसी पार्ट में नहीं रख सकते, लेकिन वो भी इंपॉर्टेंट है, यानी कि ऐसे कामों को हम कहते हैं मिसलेनियस वर्क। तो ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 19 टॉक्स अबाउट मिसलेनियस प्रोविजन, मिसलेनियस प्रोविजंस। तो मिसलेनियस प्रोविजंस को डाला गया पार्ट 19 में। इमरजेंसी प्रोविजंस, इमरजेंसी का इंतजाम किया गया कि अगर कुछ अचानक कुछ सिचुएशन अराइज होती है तो उनसे कैसे निपटा जाएगा, इमरजेंसी प्रोविजंस हो गए। उसके बाद में जिनको पार्ट 1 से 18 तक कहीं भी कवर नहीं किया जा सकता वो हो गए मिसलेनियस प्रोविजंस। तो यहां हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कवर होता है, अभी नहीं होता, अभी भी कुछ रह रहा है। क्या मिसिंग है? अब सोच के देखिए कि इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है और कॉन्स्टिट्यूशन कोई 10 साल के लिए या 20 साल के लिए एक मॉडल डॉक्यूमेंट नहीं बनाया गया है, ये लाइफ टाइम डॉक्यूमेंट है। यानी कि जब तक ये देश एग्जिस्ट करेगा, जब तक पॉलिटिकल सिस्टम है, तब तक ये हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एग्जिस्ट करेगा, यानी कि वो देश के डेवलपमेंट में एक बड़ा रोल प्ले करेगा। तो कैसे ये कॉन्स्टिट्यूशन अब, लेकिन अब प्रॉब्लम ये आती है कि कैसे ये कॉन्स्टिट्यूशन लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव करेगा, यानी कि लॉन्ग टाइम तक कैसे ये रेलेवेंट रहेगा। ऑब्वियसली 1947 में जो सिचुएशन थी, क्या आज 75 साल बाद वही सिचुएशंस हैं? क्या तब हमारी जो जरूरतें थी, क्या आज भी हमारी वही जरूरतें? ऑब्वियसली नहीं है। यानी कि समय के साथ हमारी जरूरतें पर्सनल लाइफ में हो और चाहे एक नेशनल लेवल पर हो, यानी कि कंट्री के तरीके से हम सोचें तो हमारी जरूरतें बदलती रहती हैं। यानी कि उसके लिए हमें चाहिए कि टाइम टू टाइम हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन को फ्लेक्सिबल भी रखना पड़ेगा कि हम समय के साथ उसको परिस्थितियों के अनुसार ढाल सकें, यानी कि उसमें कर सकें हम अमेंडमेंट। तो 19 के बाद 20th पार्ट टॉक्स अबाउट अमेंडमेंट, कि भाई जब जरूरत पड़े तो हम कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड भी कर सकें, इसको रिजिड नहीं बनाना है। नहीं तो ये क्या होगा, एक टाइम के बाद 20 साल बाद, 50 साल बाद या ज्यादा से ज्यादा 100 साल बाद ये कंप्लीटली क्या हो जाएगा, इररेलेवेंट हो जाएगा। तो क्या 100 साल बाद यानी कि आज के 25 साल बाद हम फिर से कॉन्स्टिट्यूशन को डिजाइन करेंगे? अब वो कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा, यानी कि फिर से हमारे लिए एक प्रॉब्लम। तो इसीलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कहा जाता है एक मॉडल डॉक्यूमेंट फॉर द प्रेजेंट सोसाइटी, या फॉर द प्रेजेंट जो आज हमारे टाइम का जो एक सिविलाइजेशन है, यानी कि फॉर मॉडर्न सिविलाइजेशन इट्स अ मॉडल डॉक्यूमेंट। इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें कहीं भी रिजिडनेस नहीं है। तो उस रिजिडनेस को खत्म करने के लिए अमेंडमेंट के प्रोविजंस भी यहाँ पर एडिड हैं। यानी कि इमरजेंसी से निपटने के लिए अगर इमरजेंसी प्रोविजंस हैं, कुछ हार्श प्रोविजंस हैं, तो साथ ही साथ परिस्थितियों के अनुसार हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ढालने के लिए अमेंडमेंट का भी प्रोविजन है, जो कि आता है पार्ट 20 में। यानी कि हम समय के साथ इसमें परिवर्तन भी कर सकते हैं। तो यहां पर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन द एंड होता है, अभी नहीं होता, क्योंकि थोड़ा सा एक और रह जाता है। जैसे कि मैंने बताया कि जब हमारा देश आजाद हुआ था तो कई तरह की सिचुएशंस हमारे देश में थी। तो उन सिचुएशन से निपटने के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस करने थे, जो कि एक पर्टिकुलर टाइम के लिए ही करने थे, ज्यादा लॉन्ग टर्म नहीं, पर्टिकुलर टाइम के लिए, यानी कि कुछ टेम्परेरी प्रोविजंस। टेम्परेरी प्रोविजंस की ठीक है, पर्टिकुलर टाइम के लिए कर दिया, 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं। लॉन्ग टर्म के लिए नहीं कि आजीवन जब तक ये कॉन्स्टिट्यूशन है तब तक ये प्रोविजंस एग्जिस्ट करेंगे, जैसे ये सारे हैं। अमेंडमेंट का जो प्रोविजन है वो तो जब तक कॉन्स्टिट्यूशन है तब तक अमेंडमेंट प्रोविजन है। इमरजेंसी प्रोविजन है
इनमें चेंजेस किए जा सकते हैं, लेकिन ये प्रोविजन एज इट इज रहेंगे। इलेक्शन हमेशा, जब तक ये देश है, ये डेमोक्रेसी अब ऐसे ही बरकरार रहेगी और इलेक्शन होंगे उसके लिए। लेकिन कुछ ऐसे प्रोविजन जो एक पर्टिकुलर सिचुएशन से निपटने के लिए, यानी कि पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के लिए किए गए, जैसे कि हमने देखा आर्टिकल 370, जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस दिया गया क्योंकि उनको मर्ज करना था अपनी कंट्री में और एक अच्छे माहौल में मर्ज करना था, तो इसके लिए उनको स्पेशल स्टेटस दिया गया जो काफी सालों तक एग्जिस्ट किया, यानी कि ऑलमोस्ट 72 ईयर्स तक वो एग्जिस्ट भी किया। लेकिन अब उसको खत्म कर दिया गया। खत्म कैसे किया? क्योंकि वो एक टेम्परेरी प्रोविजन था, वो परमानेंट प्रोविजन नहीं था, तो टेम्परेरी प्रोविजन हो गए, खत्म कॉन्स्टिट्यूशन। बस एक छोटी सी चीज रह जाती है कि अब इस कॉन्स्टिट्यूशन को जाना किस नाम से जाएगा? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाएगा, ये हमें पता है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन ये हमें पता कैसे चला? क्योंकि ये लिखा गया है कि दिस डॉक्यूमेंट विल बी नोन एज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये कहां मेंशन है? शॉर्ट टाइटल में। इसके लिए एक शॉर्ट टाइटल, अलग से एक प्रोविजन बना दिया गया, अलग से पार्ट, जिसमें एक शॉर्ट टाइटल मेंशन्ड है कि इस पूरे डॉक्यूमेंट को हम किस नाम से जानेंगे? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के नाम से जानेंगे। यानी कि इन सभी 22 पार्ट्स का एक डॉक्यूमेंट जो बना है उसको जाना जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के नाम से। तो यहां पर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट होता है। ये इस तरीके से डिजाइन किए गए सारे 22 पार्ट। 22 पार्ट्स को कवर कर लिया। अब क्विकली इनको हम रिवाइज कर लेते हैं, बहुत क्विकली। कैसे? हमें समझ में आ गया कि कैसे स्ट्रक्चर्ड किए गए, यानी कि कैसे इनको डिजाइन किया गया। अब क्विकली रिवीजन कर लेते हैं बहुत जल्दी। कॉन्स्टिट्यूशन कहां अप्लाई होगा? एक टेरिटरी में। फर्स्ट पार्ट है यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। किसके ऊपर अप्लाई होगा? सिटीजन्स के ऊपर। सेकंड पार्ट टॉक्स अबाउट सिटीजनशिप। सिटीजन्स कौन होंगे? जिनके पास होंगे फंडामेंटल राइट्स। ये पूरा एक फ्लो चार्ट के तरीके से चल रहा है, आप उसको अपनी नोटबुक पे इसी तरीके से एक फ्लो चार्ट के डिजाइन में आप लिख सकते हैं, फंडामेंटल राइट्स। अब सिटीजन्स को क्या चाहिए फंडामेंटल राइट्स के अलावा? डेवलपमेंट। वो कैसे होगा? पॉलिसीज से। कौन करेगा? स्टेट करेगा, तो डीपीएसपी शॉर्ट में इसको लिख लेते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इस डेवलपमेंट को सस्टेन करने के लिए क्या चाहिए? लायबिलिटीज ऑफ सिटीजन्स, यानी कि उनकी भी कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज, जिनको कहा गया ड्यूटीज, तो फंडामेंटल ड्यूटीज, इसको शॉर्ट में लिख देते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज। उसके बाद अब स्टेट बनाएगी पॉलिसी, तो कौन कौन स्टेट के कौन कौन से लेयर्स होंगे, यानी कि गवर्नमेंट के कौन कौन से लेयर्स यहां एग्जिस्ट करेंगे? सबसे पहले पूरे देश के लिए जो पॉलिसी बनाएगा वो यूनियन गवर्नमेंट, पर्टिकुलर स्टेट के लिए, पर्टिकुलर रीजन के लिए स्टेट गवर्नमेंट, और उसके बाद पार्ट बी स्टेट था पार्ट 7 में, जिसको रिपील कर दिया गया है, तो इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, हमें याद भी नहीं रखना ये। उसके बाद में जो गवर्नमेंट, यानी कि जो एक रीजन डायरेक्ट कंट्रोल में आता है यूनियन के, तो वो यूनियन टेरिटरी, यूटी। उसके बाद में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होंगी, जो छोटी छोटी जरूरतों के लिए होंगी, सिटीजन्स के लिए, यानी कि पंचायत। शहरी क्षेत्रों में होंगी म्युनिसिपैलिटी, और जहां सिटीजन्स अपनी कोऑपरेशन से काम करेंगे, कुछ डेवलपमेंटल एक्टिविटीज करेंगे, पॉलिसीज बनाएंगे, कोऑपरेटिव सोसाइटीज। कोऑपरेटिव सोसाइटीज। उसके बाद में कुछ पार्ट जो बहुत ही ज्यादा पिछड़ा हुआ है, उसके लिए अलग से वहां एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए होगा, पॉलिसीज चाहिए होंगी, तो शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज, ट्राइबल एरियाज। इसके बाद अब इन सारी गवर्नमेंट्स, यूनियन और स्टेट, इन दोनों के बीच में कैसे रिलेशंस होंगे, यानी कि कैसे कोएग्जिस्ट करेंगे? तो रिलेशंस बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। यहां तक हो गया। हमें स्टेट को चलाने के लिए क्या चाहिए? हमें फाइनेंस। डेवलपमेंट कैसे होगा? फाइनेंस एंड प्रॉपर्टीज। फाइनेंस आएगा कहां से? ये ट्रेड और कॉमर्स से। अब ये पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन होगा कैसे? फाइनेंस तो हो गया, पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करवाने के लिए अब ये करवाएगा कौन? ये करवाएंगे एक सर्विसमैन, सर्विसेज, जो यूनियन और स्टेट पर दोनों लेवल पर जो एम्प्लॉइज चाहिए होंगे, यानी कि सर्विसेज इसके लिए जनरेट करेगा स्टेट। सर्विसेज, अब इन एम्प्लॉइज के बीच में, यानी कि इन सर्विसमैन के बीच में कोई डिस्प्यूट होता है, कोई भी प्रॉब्लम कॉज होती है,
तो वो कहां जाएंगे? कोर्ट्स में। तो इनके लिए स्पेशल कोर्ट्स यानी कि ट्राइब्यूनल्स। ट्राइब्यूनल्स। उसके बाद अब यहाँ पॉलिसी मेकर्स कौन होंगे? पॉलिसी में ये एम्प्लॉयज को तो सर्विस कमीशन रिक्रूट करेगा, अपॉइंट करेगा, लेकिन पॉलिसी मेकर्स कहां से आएंगे? जनता के बीच से ही आएंगे, क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो यानी कि इसके लिए चाहिए होगा इलेक्शन। इलेक्शन से पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स आएंगे, लेकिन वो सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो बहुत ही डेप्राइव्ड है उसके लिए कुछ अलग से प्रोविजंस करने होंगे। सिर्फ इलेक्शन दे देने भर से उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं बढ़ेगा। तो उनको कैसे रिप्रेजेंटेशन उनका बढ़ाया जाए? तो इसके लिए कुछ स्पेशल पॉलिसीज, किस सेक्शन के लिए? स्पेशल कैटेगरी ऑफ सोसाइटी, यानी कि एससी और एसटी के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस। अब इलेक्शन तो हो गया, अब उसके बाद में अब पॉलिसीज कैसे डिजाइन होंगी? क्योंकि डाइवर्स कंट्री है, तो उसके लिए लैंग्वेज। लैंग्वेज के बाद अब यहां तक पूरा हो गया कि पॉलिसीज कौन सी लैंग्वेज में डिजाइन होंगी, लेकिन एक सिचुएशन और आ रही है कि कुछ इमरजेंसी सिचुएशंस अराइज होंगी, तो उनके लिए कुछ इमरजेंसी प्रोविजंस। अब इमरजेंसी प्रोविजंस हो गए, तो पार्ट 1 से लेके 18 तक जो प्रोविजंस यहां कवर हो गए इस कैटेगरी में आ गए। लेकिन उसके बावजूद कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जो बहुत छोटे छोटे प्रोविजंस हैं, उनको एक स्पेसिफिक कैटेगरी में नहीं रखा जा सकता। तो वो हो गए मिसलेनियस प्रोविजंस। मिसलेनियस प्रोविजंस। उसके बाद में अब कॉन्स्टिट्यूशन को हमेशा रेलेवेंट रखने के लिए, यानी कि जीवंत बनाने के लिए क्या चाहिए? अमेंडमेंट। पार्ट 20 टॉक्स अबाउट अमेंडमेंट प्रोविजंस। उसके बाद में अब कुछ पर्टिकुलर पर्टिकुलर सिचुएशन से निपटने के लिए कुछ टेम्परेरी प्रोविजंस किए गए। टेम्परेरी प्रोविजंस 21 में। और लास्ट में अब इस पूरे डॉक्यूमेंट को जाना किस नाम से जाएगा? यानी कि शॉर्ट टाइटल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाएगा। ये कहां पर डिफाइंड है? पार्ट 22 में, शॉर्ट टाइटल्स में। तो इस तरीके से ये हैं सारे पार्ट्स, बहुत लॉजिकल है। आप बहुत आसानी से इसको दिमाग में रख सकते हैं कि कहां पर अप्लाई होगा कॉन्स्टिट्यूशन? टेरिटरीज में। टेरिटरी में किसके ऊपर होगा? सिटीजन्स पर। सिटीजन्स कौन होंगे? जिनके पास होंगे फंडामेंटल राइट्स। अब सिटीजन्स को क्या चाहिए? डेवलपमेंट। वो कैसे होगा? पॉलिसीज से। कौन बनाएगा? स्टेट, यानी कि डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। और उसके बाद में ये डेवलपमेंट सस्टेन कैसे करेगा? जब सिटीजन्स की होंगी कुछ ड्यूटीज, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज। अब पॉलिसी बनाने का काम कौन करेगा? पूरे देश के लिए यूनियन गवर्नमेंट, पर्टिकुलर रीजन के लिए स्टेट गवर्नमेंट। और उसके बाद में 7 पार्ट को, पार्ट बी स्टेट जो थे उसको रिपील कर दिया गया। जो स्टेट यानी कि जो रीजन अंडर डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ यूनियन होगा वो यानी कि यूनियन टेरिटरीज। उसके बाद लोकल लेवल पर छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करने के लिए सिटीजन्स के पंचायत। पंचायत के साथ साथ शहरी क्षेत्र में होगी म्यूनिसिपैलिटीज, और ग्रामीण क्षेत्रों में जो सिटीजन्स की भागीदारी से जो पॉलिसीज बनाने का काम करेंगी छोटी छोटी बॉडीज, वो होंगी कोऑपरेटिव सोसाइटीज। उसके बाद में एक जो बहुत ही पिछड़ा मार्जिनल जो एरिया है पूरे देश का, जो बहुत ही पिछड़ा है, शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज, उनका अलग एडमिनिस्ट्रेशन रहेगा। उसके बाद में अब इन तीनों ही लेयर्स ऑफ गवर्नमेंट, स्पेशली 2 लेयर्स ऑफ गवर्नमेंट, यूनियन और स्टेट के बीच में रिलेशंस कैसे होंगे? पार्ट 11 यूनियन एंड स्टेट, रिलेशंस बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। उसके बाद अब देश चलाने के लिए, ये गवर्नमेंट चलाने के लिए क्या चाहिए? फाइनेंस, पार्ट 12 में। और फाइनेंस कहां से आएगा? ट्रेड एंड कॉमर्स से आएगा। अब उसके बाद में पॉलिसी जो बनेगी, फाइनेंस ठीक है, बजट भी सैंक्शन हो जाएगा। पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन कौन करवाएगा? एम्प्लॉयज, यानी कि सर्विसेज जो जनरेट करेगा यूनियन और स्टेट दोनों अलग अलग टाइम पर। 14 अब इन सर्विसेज में, यानी कि इन एम्प्लॉयज में कोई अगर डिस्प्यूट होता है या किसी तरह का कोई प्रॉब्लम अराइज होता है तो वो कौन देखेगा? ट्राइब्यूनल्स, यानी कि छोटी छोटी अदालतें। अब ये एम्प्लॉयज को तो रिक्रूट कर लेगा ये जो सर्विस कमीशन है वो। उसके बाद में अब पॉलिसी मेकर्स कहां से आएंगे? पब्लिक के बीच से आएंगे, क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो इसके लिए क्या होगा? इलेक्शन। अब इलेक्शन होगा, लेकिन जो मार्जिनल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, यानी कि डेमोग्राफी का वो हिस्सा जो बहुत ही दबा कुचला है, वंचित है सालों से, एससी और एसटी, उनके लिए कुछ स्पेशल कैटेगरी ऑफ सोसाइटी, ये स्पेशल प्रोविजन उनके लिए किए गए, पार्ट 16। उसके बाद में अब पॉलिसी बनेगी किस लैंग्वेज में? 17th, यानी कि लैंग्वेज। और उसके बाद अब अगर कोई पॉलिसी बनाने के बाद कुछ इमरजेंसी, कुछ अगर सिचुएशंस अराइज होती है तो उनसे निपटने के लिए इमरजेंसी प्रोविजंस। वो प्रोविजंस जो 1 से लेके 18 तक कहीं कवर नहीं किया जा सकता जिनको, यानी कि मिसलेनियस प्रोविजन, जिनके लिए छोटे छोटे प्रोविजंस हैं, जिनको अलग से एक पार्ट में नहीं कवर कर रहे हैं, तो उनको मिसलेनियस प्रोविजंस।
और उसके बाद में इस डॉक्यूमेंट को यानी कि पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को रेलेवेंट रखने के लिए टाइम टू टाइम उसमें चेंज करने के लिए अमेंडमेंट प्रोसीजर्स, अमेंडमेंट के प्रोविजंस अंडर पार्ट 20, और उसके बाद कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए जो पॉलिसीज रहेंगी, जो प्रोविजंस रहेंगे, यानी कि टेम्परेरी प्रोविजंस पार्ट 21। अब इस पूरे डॉक्यूमेंट को किस नाम से जाना जाएगा, उसके लिए एक शॉर्ट टाइटल जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो दिया गया है पार्ट 22 में। तो इस तरीके से ये पूरा 22 पार्ट्स हम लर्न कर सकते हैं बहुत इजी मैनर में। अगर इस पूरे स्ट्रक्चर को हम समझ लेते हैं तो बहुत इजी मैनर में हमें ये याद हो जाएगा विदाउट एनी हैक्टिक शॉर्ट ट्रिक। कोई हैक्टिक शॉर्ट ट्रिक हमें इसके लिए अप्लाई नहीं करनी है, सिंपली हमें सोचना है बहुत धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप, लॉजिकली। ये देखिए कि हमने कहीं भी इसको रटने की हमें जरूरत नहीं, हम सोचें शुरू से कि कहाँ कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई होगा, किसके ऊपर अप्लाई होगा, और फिर उसके बाद में कौन कौन से राइट्स होंगे सिटीजन्स के। तो ऐसे अगर हम लॉजिकल मैनर में अगर हम सोचेंगे तो हम पूरे 22 पार्ट्स को बहुत इजीली लर्न कर सकते हैं। अब इसके बाद में इन पार्ट्स में कौन कौन से आर्टिकल्स कवर होते हैं ये हम धीरे धीरे इसको भी लर्न करेंगे। तो शॉर्ट में बता देते हैं कि जैसे यूनियन एंड इट्स टेरिटरी पार्ट 1 में आर्टिकल 1 से लेके 4 तक, उसके बाद सिटीजनशिप 5 से लेके 11 तक, फंडामेंटल राइट्स 12 से लेके 35 तक, डीपीएसपी 36 से लेके 51 तक, फंडामेंटल ड्यूटीज में 51A एक ही आर्टिकल है, और उसके बाद यूनियन। तो ये सारे आर्टिकल्स भी हम बहुत ही इजीली हम इनको भी रिमेंबर करेंगे। तो उसके लिए हम अलग से एक नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज्यादा लेंदी होता जा रहा है, मुझे लगता है कि ये हेक्टिक हो जाएगा फिर आप लोगों के लिए। तो अलग वीडियो में अब हम इन सारे आर्टिकल्स को भी लर्न करेंगे धीरे धीरे कि कौन से पार्ट में कौन से आर्टिकल्स कवर होते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आज के सेशन में जो भी हमने डिस्कस किया वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है या सजेशंस हैं तो प्लीज कमेंट कीजिए, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।